एक बहुत बड़ी खबर, इसको आप ये भी मान सकते हैं कि आप चौंक जाएंगे इस खबर को जानकर। 2024 आप सभी इसके बारे में सुन भी रहे हैं, इसका बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। भाई क्यों? 2024 में होने लोकसभा चुनाव निर्धारित तिथि के अनुसार। लेकिन एक बड़ी खबर आज ब्रेक की है और देश के बहुत ही प्रतिष्ठित जाने माने पत्रकार हैं विनोद अग्निहोत्री जी, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्हीं की ये खबर रही। उन्होंने कहा कि बहुत मुमकिन है, संभावना है कि 2023 में ही लोकसभा चुनाव हो जाएं। यानी कि ये बहुत सरप्राइजिंग हो सकता है आपके लिए। ये दावा कैसे हुआ, क्या संभावनाएं दिख रही हैं और 2023 में लोकसभा चुनाव के मायने क्या हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिस पर अभी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो मेरे साथ बने रहिए। विनोद जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। 2023 में चुनाव हो सकते हैं, हम तो विधानसभा चुनाव का भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपकी रिपोर्ट जो ये संभावना जता रही है, इसका क्या आधार है और क्यों आपको लगता है कि 2023 में चुनाव हो सकते हैं? देखिए, मैंने जो हमारी खबर अमरुदुल्लाह.com में छपी है, मेरा जो कॉलम है कुरुक्षेत्र, उसमें मैंने उन सारे तथ्यों का, सारे कारणों का विश्लेषण किया है कि क्यों ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा, अभी भी कोई निर्णय मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर के कुछ लोगों से या सरकार में कुछ भीतरी जो उच्च स्तरीय सूत्र हैं उनके साथ जब बातचीत अनौपचारिक रूप से होती है तो इस तरह की चर्चाएं कुछ चल रही हैं, कुछ बातचीत विमर्श, और जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कहीं ऐसा हो सकता है। अब हो सकता है कि हो जाए, हो सकता है शायद विचार बदल जाए। उसके कारण स्पष्ट हैं। पहला कारण तो ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए, हमेशा जो है अपनी सरकार के 5 साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धियों का पूरा ब्यौरा देती है। 2014 के बाद 2019 में सारे ब्यौरे दिए गए और मोदी सरकार के 5 साल कह के जो है उसको प्रचारित किया गया। इस बार वो काम अभी 4 साल में 28 मई और 30 मई को 9वां साल बताकर 9वां साल बताकर किया गया और सारे जो मंत्री सांसद अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। पूरा एक अभियान चल रहा है। मोदी सरकार के 9 साल, मोदी सरकार के 6 साल का भी नहीं चला। अगर हर साल चल रहा होता, मान लीजिए 6ठे साल, 7वें साल, 8वें साल, तो 9वें साल भी चल रहा है। लेकिन पहले 2019 में 5 साल का पूरा प्रसार किया गया उनकी उपलब्धियों का, कामकाज का, और अब 9 साल का। जबकि छोटा सा एक ये माने कि सरकार ने ही संकेत दे दिए हैं जो आपका दावा है उसके? नहीं, देखिए, जाहिर है अगर ये पार्टी इस तरह का अभियान चला रही है तो पार्टी और सरकार तो एक दूसरे के समन्वय के साथ करेगी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को उसने शुरू किया है, पूरे देश में बड़े स्तर पर इस तरह हो रहा है, सारे राज्यों के मंत्री, केंद्र के मंत्री, सांसद, सबकी ड्यूटी लगी हुई है, सब जा रहे हैं, सबके जिले बटे हुए हैं। अच्छा, लगातार मीटिंगें शीर्ष स्तर पर हो रही हैं। कल रात को, मतलब परसों जो रात थी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, BL संतोष जी, इनकी बड़ी लंबी मीटिंग हुई। फिर कल दिन में भी मीटिंग हुई। संगठन में बड़े आमूल-चूल बदलाव होने की तैयारी है चुनावी रणनीति के हिसाब से। अब ये कहा जा सकता है क्योंकि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए सारी कवायद हो रही है। लेकिन ये कवायद ठीक है, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव तो हैं, लेकिन ये जो 9 साल का जो प्रचार है पूरे देश में हो रहा है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ में हो रहा होता तो समझ में आता। ये उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, ये बिहार में भी, सारे राज्य देश में 9 साल का पूरा कैंपेन चल रहा है। टैगलाइन भी बन रही है। टैगलाइन ये है कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। तो आमतौर पर टैगलाइन तो चुनाव वर्ष में ही बनती है। तो ये एक तो है। दूसरा ये है जो लोगों को जो इसके पक्ष में है, जो लोग जो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए 2023, उनका कहना है कि बीजेपी पूरी तरह तैयार है चुनावों के लिए। उसका अपना तंत्र है और हमेशा तैयार रहती है। विपक्ष में अभी यही तय नहीं है कि कौन नेता होगा, क्या गोलबंदी होगी। अभी तक बैठक ही 12 जून को होनी थी, वो 23 जून को होगी कि नहीं होगी। अभी वहाँ सारे जो है, और दूसरा विपक्ष तमाम सारे मामलों में उलझन में है। अरविंद केजरीवाल जो है वो अध्यादेश की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके मंत्री जो है भ्रष्टाचार के मामलों में वो जेल में हैं। कांग्रेस के अंदर ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई हैं। कर्नाटक के चुनाव के बाद उत्साह भी बढ़ा है, राहुल गांधी की भी छवि में सुधार हुआ है। लेकिन क्या ये ऐसा ना हो कि ये सुधार और बढ़ जाए, ये राहुल गांधी अपनी पश्चिम से पूर्व की यात्रा पर निकल पड़े तो और इसमें इजाफा हो जाए, उसके पहले ही जो है ये किया जाए। एक और चीज़ है कि विपक्ष को तैयारी का मौका भी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सितंबर में जो G20 होना है, G20 एक बहुत बड़ा आयोजन है भारत में, और मोदी जी की सरकार जो है आयोजन के मामले में उसका कोई सानी नहीं है। किसी भी आयोजन को बहुत व्यापक तरीके से उसको दिखाना और उसका प्रचार प्रसार, उसमें सिद्धस्त है बीजेपी भी। और जब पूरे देश, दुनिया के 20 बड़े देशों के
राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में होंगे और उनके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, तो जो विश्व गुरु की जो छवि भारत की बन रही है, बनाई जा रही है, वो बिल्कुल अपने क्लाइमैक्स पे होगी। और उसमें एक तरफ पुतिन, एक तरफ बाइडेन, एक तरफ शी जिनपिंग, सारे ग्लोबल लीडर्स जो है उनके बीच में नरेंद्र मोदी जी होंगे। तो वो जो एक माहौल बनेगा देश में, जिस तरह 2008 में जब न्यूक्लियर डील हुई थी और मनमोहन सिंह सिंह इज किंग बन गए थे, जी। अब पूरे देश में सिंह इज किंग पे ही 2009 का चुनाव हो गया था। तो वहाँ भी दो मुद्दे थे, मनरेगा और सिंह इज किंग और कर्ज माफ़ी। तो भाजपा के रणनीतिकारों का, जिनसे मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि एक तरफ तो हमारा लाभार्थी योजना तो चल रही है, गरीब कल्याण का जो स्लोगन है वो ज़मीन पर लोगों को एड्रेस करेगा। आज ही किसानों की खरीफ फसल की एमएसपी बढ़ाई गई है और जिस तरह से सरकार अपनी एक गरीब समर्थक छवि बनाने में जुट गई है वो, और दूसरा ये ग्लोबल विश्व गुरु। तो ये दो मुद्दे इतने बड़े हैं कि जिनके आलोक में अगर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी फायदा होगा। और अभी प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ भी उनकी काफ़ी, जिस तरह व्हाइट हाउस में उनका स्वागत होगा, वो तो ये सारे कांग्रेस को, अमेरिकन कांग्रेस को संबोधित करेंगे। ये सारे फैक्टर्स मिलकर के भाजपा के पक्ष में एक माहौल बना सकते हैं। और अगर इनमें देरी हुई तो धीरे धीरे माहौल फिर ठंडा पड़ने लगता है। हाँ, एक फैक्टर जरूर है, जो जल्दी चुनाव के जो विरोधी लोग हैं, जो तर्क है उसके विरोध में, उनका कहना है कि भाई राम मंदिर का, बस मैं आपसे अगला सवाल, आपने उसका जवाब भी दे दिया, क्योंकि ज्यादातर दर्शक अभी ये सोच रहे होंगे कि विनोद जी ये तो बताइए कि अभी तक तो एनालिसिस ये चल रही थी कि राम मंदिर चुनाव के एन पहले आएगा, माहौल बन जाएगा, और फिर उसके पहले अगर ये चुनाव हो जाते हैं तो ये तो एकदम अपोजिट बात हो जाएगी। देखिए, राम मंदिर पर जो बीजेपी का कॉपीराइट है वो तो उसके पास है, और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह उद्घाटन शिलान्यास किया था राम मंदिर का, और राम मंदिर यानी हिंदुत्व में तो बीजेपी के सामने कोई दूसरा है नहीं। कांग्रेस भी वो हिंदुत्व क्लेम नहीं कर रही, विपक्ष में कोई नहीं है। तो राम मंदिर का जितना राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता था वो मिल चुका है, और वो उसका इंटैक्ट है, उसमें कहीं कोई किसी तरह की वो नहीं है। अब जो एंटी इनकम्बेंसी होने की जो आशंकाएं हैं, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं तमाम सारे संगठन मुखर होने लगते हैं, कर्मचारी संगठन, किसान संगठन और बहुत सारे संगठन, तो वो एक तरह से जनता के बीच में एंटी इनकम्बेंसी बढ़ने लगती है सरकार को लेकर के, और इसलिए वो भी मौका सरकार बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहती है। इसलिए, और सबसे बड़ी बात प्रवीण जी जो है, जो मैंने अपनी इसमें लिखा है कि जो 4 राज्यों के चुनाव होने हैं उसमें 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, और उत्तर भारत के राज्य हैं। इन तीनों राज्यों में से राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ भाजपा को उम्मीद है, और वहाँ जिस तरह से कांग्रेस में सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत का झगड़ा है और सारे मामले, तो भाजपा उम्मीद कर सकती है। लेकिन अशोक गहलोत की जो जन कल्याणकारी लोक भवन योजनाएं हैं वो कांग्रेस को मुकाबले पर लाती हुई दिख रही हैं। बाकी मध्य प्रदेश से भी जो खबरें आ रही हैं और छत्तीसगढ़ से भी जो खबरें आ रही हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स में, वो बहुत संतोषजनक नहीं है उनके लिए। तो वहाँ कांटे के मुकाबले की बातें आ रही हैं। कहीं कहीं मध्य प्रदेश के बारे में तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप स्वयं उस राज्य के हैं, कि वहाँ सरकार को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, किंतु परंतु हैं। तो वो रिस्क क्या भारतीय जनता पार्टी लेगी कि कर्नाटक की ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में हो जाए, उसके बाद लोकसभा चुनाव में जाए? उससे बेहतर है, क्योंकि मोदी जी के चेहरे पर सारे चुनाव लड़े जाते हैं बीजेपी की तरफ से, तो अगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ हों और मोदी जी के नाम पर सीधा उससे मोदी जी होंगे, भाई मोदी या नो मोदी, ऐसे में भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि अगर मोदी जी सीधे मैदान में होंगे चुनाव में, तो जो मतदाता जब जाएगा बूथ में, तो ऐसा नहीं होगा कि वो एक जगह मोदी जी को वोट दे, दूसरी जगह कांग्रेस को वोट दे। आमतौर पर लोग एक ही चिन्ह में फिर मतलब दोनों का फायदा मिल सकता है। उसका फायदा, यानी जो स्टेट के एंटी कमजोरी है संगठन की, उसको मोदी जी की लोकप्रियता लोकसभा चुनाव के बहाने काउंटर कर सकती है। ये भी एक पक्ष में तर्क है। अभी दर्शक जानना भी चाह रहे होंगे थोड़ा, क्योंकि आपका तो चुनाव का बहुत लंबा अनुभव रहा है। पहले अर्ली चुनाव होना, इसके तकनीकी पहलू क्या हैं और सरकार ये कितना हाथ में होता है कि इस तरह से चुनाव हो? देखिए, तकनीकी पहलू ये है कि चुनाव आयोग को कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं, मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण वगैरह होता है, तो वो सब देखिए, अगर सरकार मन बना लेगी तो वो संकेत दे दिए जाएंगे चुनाव आयोग को, भले घोषणा बाद में हो। इसका असली संकेत मिलेगा मुझे लगता है ये जब मानसून सेशन शुरू होगा, और उसमें जो अनुपूरक मांगे और बजट को लेकर के उसमें क्या किस रूप में चीज़ें पेश होती हैं, उससे थोड़ा संकेत मिलेगा। और अगर, चूँकि जो अटल जी के टाइम में हुआ था उसमें भी शीतकालीन सत्र था, और तब ये जिस तरह से उस सेशन को वो किया गया था, आगे बढ़ाया गया था उसको, बजाय साइनराइज करने के, तो उससे संकेत मिल गया था। तो अगर ऐसी कोई स्थिति, कोई संवैधानिक स्थिति सामने आती है, तब उसे स्पष्ट संकेत मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि कई बार अचानक मध्यावधि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव को कराना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि कभी मध्यावधि चुनाव हुए नहीं है।
नहीं, रीजन उसका कारण क्या है? एक पूर्ण बहुमत की सरकार है जिसका कार्यकाल मई तक का इंतजार करना है। 3-4 महीने की तो बात है, ऐसा तो है नहीं कि कोई 2.5 साल में हाँ, चुनाव ऐसा नहीं है कि तो बहुत 3-4 मतलब अब मई में चुनाव होंगे या दिसंबर में होंगे, इस पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन दूसरा ये भी है, एक हीट वेव की बात भी हो रही है कि मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट का ये कहना है कि शायद 2024 में गर्मियाँ बहुत पड़ेगी, हीट वेव आएगी, तो ऐसे में वोटिंग परसेंटेज भी डाउन हो सकता है, खासकर शहरों में। और तो ये सब कारणों पे अभी विचार मंथन हो रहा है जिन लोगों को तय कर, ये बहुत ज़्यादा इसको लोगों को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पार्टी में नीचे, ये बहुत शीर्ष स्तर पर बात इस पे है। इसके तमाम पहलुओं पर बात करने, नफ़ा नुकसान का हिसाब लगाने के बाद ही निर्णय होगा अंतिम। लेकिन क्योंकि एक बार बीजेपी दूध से चल चुकी है, छाछ फूंक फूंक के पीती है अटल जी ने के समय, और ये तर्क भी दिया जा रहा है कि प्रमोद महाजन ने 4 राज्य जीतने के बाद जो है उत्साह दिखाया दिए थे, और उसमें तो उसके प्रतिरोध में तर्क ये है कि वो 4 राज्य जीतने के बाद कराया था, हम तो 4 राज्यों के साथ करा रहे हैं। तो मतलब अलग अलग तरीके से वो हैं। अब तय तो मोदी जी को ही करना है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और विनोद जी आता है, वो दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे कि क्या विपक्ष की तैयारी को आप कैसे देखते हैं? अगर 2023 में चुनाव हो जाते हैं तो क्या आप ऐसा मानेंगे कि कोई मास्टर स्ट्रोक है सरकार का, बीजेपी का, और विपक्ष तैयार नहीं? बिल्कुल देखिए, बीजेपी का तो ये मानना है कि विपक्ष अभी तैयार नहीं है, और विपक्ष को ज़्यादा समय भी सरकार नहीं देना चाहेगी, क्योंकि विपक्ष तो मई के हिसाब से तैयारी कर रहा है ना, अप्रैल मई के हिसाब से। इसीलिए उनको ये लग रहा है, कांग्रेस को भी लग रहा है कि शायद जो है वो 3 राज्यों में उसका प्रदर्शन अच्छा हो जाए, उसके बाद वो ज़्यादा बार्गेनिंग पावर में होगी, इसलिए भी टालो। तो इसलिए ये भी तमाम सारे आकलन हैं, और कर्नाटक का लाभ उसको विपक्षी एकता में ले ले। जी जी। तो अगर जल्दी चुनाव हो जाएंगे तो थोड़ा सा विपक्ष के लिए मुश्किल तो होगी, उस हिसाब से उसकी तैयारी और उसको लेकर के। लेकिन अभी सब कुछ किंतु परंतु में है, भविष्य के गर्भ में बहुत शुरुआती दौर में है। लेकिन ये एक आकलन है जो विनोद अग्निहोत्री जी ने रखा है। मैं चाहूंगा कि आप भी इस पर अपनी टिप्पणी करें। आपको क्या लगता है 2023 में अगर चुनाव होते हैं तो इसका असर किस पर पड़ सकता है? इस पर अपनी बात जरूर लिखें। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर